मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास 12 में आज एकदम नया कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा बहुत मैंने शायद इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी खासियत क्या है, आपने इसको अलग नाम क्यों दिया? इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। जो यहाँ पे सीखोगे वही काम में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 जो था उसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व था, तो तुमने कोशिश तो किया था पढ़ने का, तुमने सोचा था कि पढ़ा जाएगा, लेकिन सिंस तुमको 11th नहीं आता था तो तुमने छोड़ दिया। जाने दो भाई, 11th नहीं आता तो ये कहाँ से आ पाएगा, तो तुमने छोड़ दिया। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के साथ ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में ऐसा नहीं हो, कैपेसिटर्स के कुछ पोर्शन में तुमको ऐसा नहीं लगेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम नया चैप्टर लगेगा, मतलब उसमें तुमको मैकेनिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाली। और क्या है, मैग्नेटिज्म वगैरह में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं वेव्स पढ़ाऊंगा, ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें भी तुमको इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है वो समझते हैं। मान लो मैंने बोला कि एक एरिया है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, व्हाइट बोर्ड एक एरिया है, और इस एरिया से क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी। अब कौन सा एनर्जी के बारे में बात करते हैं, मान लो लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट का एक सोर्स है, उस लाइट के सोर्स से क्या हो गया, इस ये जो व्हाइट बोर्ड का एरिया है, उस व्हाइट बोर्ड के एरिया में से कुछ लाइट पास हो रहा है। अब तुम आगे मतलब आगे 12th में आगे देखोगे कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ऐसा समझ लो कि लाइट के पास खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सब आगे हमने को हमें सीखना है। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मान लो ये एरिया था, इस एरिया में क्या हो रहा था, लाइट क्रॉस कर रहा था। अब लाइट जो है ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुमने अपने लोअर क्लासेस में ऐसा ही सीखा होगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच helps us to view different objects, ऐसा तुमने डेफिनेशन पढ़ा होगा। तो अगर लाइट अगर एनर्जी है और मैं बोल रहा हूं कि इस एरिया में से कितना लाइट पास हुआ, मतलब मैं ये पूछ रहा हूं क्या कि इस एरिया में से कितना एनर्जी पास हुआ है, तो एक गिवन एरिया में से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉस करेगा, उसका जो मेजर होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में, सॉरी, उसका जो मेजर होता है उसे बोलते हैं फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक गिवन एरिया में से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी विल क्रॉस, गिवन एरिया में से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी विल क्रॉस, दैट विल गिव द मेजर ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट एरिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि लाइट इसमें क्रॉस कर रहा है और मुझे ये भी पता है कि लाइट के पास खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर इसमें से लाइट क्रॉस कर रहा है मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्रॉस कर सकते हैं क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बना सकते हैं। अब एक गिवन एरिया में से, ध्यान से सुनना, आप ये एक गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं, गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं, उसका जो मेजर होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या ऐसा बोल दो कि उसका जो मेजर है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने वाले हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट विल पास थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मली। इसका डेफिनेशन इससे पहले वाले लेक्चर में यही बताया था। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे समझते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? मैंने तुमको ये बताया था कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, किसी भी रीजन में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है क्या? तो अगर किसी भी एरिया में अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं ना कि वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर रहा होगा वहां से। तो ये जो एनर्जी का मापदंड है या ये जो एनर्जी का मेजर है, इसी को हम एक गिवन एरिया में से कितना एनर्जी क्रॉस करेगा, इसी का जो मेजर है उसे फ्लक्स बोलेंगे। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऐसा बोला जाएगा कि गिवन एरिया से कितने फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करते हैं, गिवन एरिया में कितने फील्ड लाइन नॉर्मली क्रॉस करेंगे, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सब बिल्कुल समझ में आया बात? अभी ध्यान से देखना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या ये जो भी फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब समझ में आया ना,
फ्लक्स का सीधा सा मतलब है गिवन एरिया में से कितना, गिवन यूनिट एरिया में से कितना एनर्जी क्रॉस करेगा उसका जो मेजर है वो फ्लक्स है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बोलूंगा यूनिट एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करेंगे उसका जो मेजर है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैं बोलूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे ऐसे नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं, सारे फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं। अब अगर सारे फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं तो यहां से कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होगा। अगर फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, देखो सीधा सा इतना जानना है, लाइट अगर एक एनर्जी है, लाइट को बोलते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट जो एनर्जी कैरी करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में कैरी करता है। ये सब बातें आगे सीखनी है अपने को, अभी बस इतना समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है मतलब एनर्जी क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे नॉर्मली आ रहे थे तो इसमें से कुछ एनर्जी एसोसिएट हो रहा था, या ऐसा बोल सकते हैं इसमें से कुछ फ्लक्स एसोसिएट हो रहा था। मान लो अब जो फील्ड लाइंस है, पहले जो फील्ड लाइंस है ऐसे ऐसे आ रहे थे नॉर्मली, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, पहले फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आ रहे थे, ऐसे नॉर्मली आ रहे थे फील्ड लाइंस। मान लो अब जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे कुछ एंगल पर आ रहे हैं, पहले फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे नॉर्मली आ रहे थे, अब फील्ड लाइंस ऐसे कुछ एंगल पर आ रहे हैं। अगर फील्ड लाइंस कुछ एंगल पे आ रहे होंगे तो चांसेस क्या होगा, जितना फ्लक्स पहले लिंक हुआ था या जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पहले क्रॉस किए थे अब उससे कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर पाएंगे अगर वो कुछ एंगल पे आ रहे हैं तो। अगर सीधा सीधा आ रहा है मतलब इस रीजन में, ये व्हाइट बोर्ड के रीजन में जितने भी फील्ड लाइंस थे सब व्हाइट बोर्ड को क्रॉस कर जाते। लेकिन अगर वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा आ रहे होते तो क्या होता, कुछ जो फील्ड लाइंस थे वो क्रॉस नहीं कर पाते, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस करने वाले थे वो कम होता जाएगा क्या। अच्छा मान लो मैं बोलूं कि जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे नहीं आके अब अगर इस तरह से में आ रहा है, इस तरह से यहां से यहां अगर आ रहा है, अगर फील्ड लाइंस ऐसे चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, इस एरिया को क्रॉस कर पाया क्या, नहीं, इस एरिया को तो कोई क्रॉस ही नहीं कर पाया। इसका मतलब इस एरिया में से जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो जीरो हो जाएगा क्या, एनर्जी एसोसिएटेड जीरो हो गया मतलब इस एरिया में से जो फ्लक्स होगा, इस एरिया में से जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर बात समझ में आ रहा है सर? तो हमने क्या बोला कि फ्लक्स जो है वो एक तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा एरिया होगा, ध्यान से सोचो, फ्लक्स जो है एरिया पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक हो सकता है, फ्लक्स मतलब एनर्जी, ठीक है। फिर जितना ज्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा फ्लक्स इसको क्रॉस कर सकता है क्या, ठीक है। और तीसरा बात, एक एंगल का भी डिपेंडेंस आ रहा है क्या। हमने क्या देखा था, जब फील्ड लाइंस ऐसे थे तो मैक्सिमम फ्लक्स एंटर कर रहा था, जब फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हो गए तो फ्लक्स जो इसमें क्रॉस करने वाला था वो कम हो गया, और जब फील्ड लाइंस एग्जैक्टली पैरेलल हो गए व्हाइट बोर्ड के तब क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, फ्लक्स को डिफाइन करने वाले हैं। तो फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या बोल देना, बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो बस समझ जाना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी गिवन एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, इसका मतलब उस एरिया में से कितना एनर्जी एसोसिएटेड है। ठंड बहुत हो गया यार, एसी बंद कर रहा है, गर्मियों में चलता नहीं है, अभी चल के पता नहीं क्या कर रहा है, ठंड मेंटेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर मैं लिखूं तो इसका डेफिनेशन लिखना, द अमाउंट of electric field, FIELD, the amount of electric field lines crossing, the amount of electric field lines crossing and unit area normally is directly proportional to the electric flux linked with the area। ये डेफिनेशन है, यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स लिंक हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसको नॉर्मली क्रॉस करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, अपने को ये बेसिक डेफिनेशन शायद ही कभी पूछते हैं।
मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, फ्लक्स लिखने के लिए ये लेटर यूज करते हैं फाई, ठीक है। फ्लक्स लेटर लिखने सॉरी फ्लक्स लिखने के लिए मैथमेटिकली हम लेटर यूज करेंगे फाई। हमने क्या देखा था, ये जो फ्लक्स है वो दो बातों पे, तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक ये डिपेंड कर रहा है एरिया पर, और एक एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। अब एंगल पे इसका डिपेंडेंस कैसे लिख रहे हैं, cos थीटा से लिख रहे हैं। मैं इसको जस्टिफाई कर दूंगा, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या तो आप E into A cos थीटा लिख दो, या फिर फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब कैसे जस्टिफाई है वो देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला कि अच्छा ये E वेक्टर और ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो समझ में आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात समझ में आता है। ये जो एरिया है, आज से पहले तक कभी बोला था क्या ऐसा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी? नहीं। आज से पहले तक तो हम हमेशा क्या करते थे, एरिया मतलब मैग्नीट्यूड, सर्कल का एरिया, स्फीयर का एरिया, वॉल्यूम सॉरी कोन का एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो हमने आज से पहले तक जब भी एरिया वर्ड सुना था तो हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते थे। आज हम क्या सीखेंगे कि एरिया जो है भाई साहब, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है मतलब एरिया के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब मैग्नीट्यूड निकालना तो बचपन से हमारे स्कूल के टीचरों ने सिखाया है हमें, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। लेकिन कुछ हमारे तूफानी स्टूडेंट्स होंगे जिनको एरिया निकालना भी नहीं आता होगा, मतलब वो उनसे पूछो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया सर 2 पाई r होता है सर। अच्छा सर्कल का एरिया सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है सर्कल का एरिया। तो कुछ होंगे वहां पे तूफानी लोग जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, वो सर्कल के एरिया में भी डाउट होगा। तो एरिया निकालना मतलब मैं ऐसा समझता हूं, और वो मेरा काम नहीं था एरिया निकालना, तुमको बताना, तुमको एरिया निकालना आना चाहिए। किसका निकालो, तो कॉमन डायग्राम जो है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, ट्रायंगल का, ट्रेपीजियम का, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिलेंडर, सबका बदला लेगा मेरा फैजल। तो तू सबका फॉर्मूला याद रखेगा मेरा स्टूडेंट, ठीक है। सबके एरियाज के फॉर्मूला तुमको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो फ्लक्स का वैल्यू मैंने लिख दिया E वेक्टर डॉट A। अभी इसका डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। बस इतना समझ लो कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में अभी पहले ये थोड़ा कंसेप्ट समझा दो, फिर मैं एरिया वेक्टर से ही स्टार्ट करूंगा। अब E डॉट A वेक्टर, अब ध्यान से देखना, पहला केस, फर्स्ट वाला केस में मैंने क्या बोला था, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये व्हाइट बोर्ड, ये मेरा एरिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे ऐसे आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे हैं, अभी क्या ऐसा मान लो ना कि एरिया वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन के अंदर, ऐसा मान लो, मैं बोल रहा हूं मान लो ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन भी अंदर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अंदर है। तो केस 1 के बारे में अगर मैं बात करूं, केस 1 में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे अंदर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इसको क्रॉस कर रहे थे, और एरिया वेक्टर भी अंदर है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो गया। थीटा 0 मतलब cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो cos 0 का वैल्यू 1 जो होता है उसमें वो मैक्सिमम हो जाता है। तो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो E into A का होगा क्या। और ये मैंने बताया भी था तुमको, जब फील्ड लाइंस नॉर्मली इसको क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स जो एसोसिएटेड होगा इस एरिया से वो मैक्सिमम होगा, ये मैंने तुमको बताया भी था। मान लो मैं बोल रहा हूं कि अब जो फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसा है, कुछ एंगल पे, एरिया वेक्टर तो अभी भी अंदर है, लेकिन एक जो फील्ड लाइंस है, जैसे अगर आप डायग्राम देखोगे ना तो देखो एरिया वेक्टर अभी भी ऐसे अंदर है, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे एंगल पे आ रहे हैं, ये दिख रहा है क्या अपने को, एरिया वेक्टर ऐसे अंदर और फील्ड लाइंस कुछ एंगल पे। मैं इसको घुमा रहा हूं, आपको शायद एंगल दिख जाएगा, दिखा क्या, देखो तो ये वाला एरिया वेक्टर था, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच में कुछ एंगल है क्या, कुछ भी हो सकता है, 60 40 30 70 180 नहीं 180 60 40 कुछ भी 90 के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। तो मान लो केस 2 बोल रहा हूं, अगर मैं केस 2 मान लो थीटा का वैल्यू ले लेते हैं प्यारा एंगल 37 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, मैंने एक वैल्यू ले लिया केस 2 में थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। तो यहां पर अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा तो फ्लक्स क्या होता है, E into A cos 37, cos 37 का वैल्यू क्या होता है, cos 37 4/5 होता है क्या। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास ये था, ये मेरे पास 0.8 टाइम्स ऑफ ये हो गया क्या, और तुम जितना ज्यादा एंगल बढ़ाते चले जाओगे फ्लक्स का वैल्यू उतना कम होता जाएगा। cos 37 में ऐसा आ गया, cos 60 पुट कर देता तो सीधा हाफ हो जाता, 0.5 टाइम्स ऑफ ये हो जाता,
बात समझ में आ रहा है? मान लो मैं थर्ड केस बोलूं, केस 3 के बारे में अगर मैं बात करूं, मान लो ये जो थीटा है वो 90 डिग्री का हो गया। थीटा 90 डिग्री कब होगा? जब एरिया वेक्टर मान लो अभी कि हमेशा अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ और फील्ड ऐसे इस एरिया के प्लेन के पैरेलल, एरिया वेक्टर के पैरेलल नहीं है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, याद रखना अभी के लिए। तो ये जो एरिया वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर, और जो फील्ड मैं बोल रहा हूं फील्ड ऐसे ऐसे पास हो रहा है, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है क्या? ऐसा ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। अब अगर एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है? cos 90 जीरो होता है सर जी। अगर cos 90 जीरो होता है इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। और ऐसा आया भी था ना, हमने जब डिफाइन किया था फ्लक्स को, तो ऐसा हमने बोला भी था कि फ्लक्स का वैल्यू जो है, जब नॉर्मली फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा E into A दिख रहा है। कुछ एंगल पर अगर क्रॉस करेंगे तो मैंने देखा फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। और अगर वो 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत ही सिंपल से तरीके में मैंने तुमको फ्लक्स समझाने की कोशिश की है। तुमको कभी भी अगर अपने मन में डाउट हो कि सर ये फ्लक्स है क्या, तो फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लिंक्ड विद दिस एरिया। किसी भी गिवन एरिया से जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिंक हुआ है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फ्लक्स। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सिंपल सा लैंग्वेज में क्या याद रखेंगे? गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली उस एरिया को क्रॉस करेंगे, उसका जो मेजर होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन पार्ट। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करोगे? इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है E A cos थीटा, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। बात समझ में आया है क्या? इसका यूनिट भी देख लेते हैं, यूनिट क्या होता है? इसका कोई खास यूनिट तो होगा नहीं। अगर मैं इसका यूनिट देखूं ना, तो यूनिट देखो कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? मैं फ्लक्स का यूनिट लिख रहा हूं। डायमेंशन में नहीं बताने वाला, डायमेंशन तुमको निकालना आता है, नहीं आता है तो क्या करेंगे? अगर डायमेंशन निकालना नहीं आता है तो कुछ तो करेंगे, क्या कर लेंगे? मैं इधर उधर कुछ बोलूंगा तो फिर बुरा मान जाओगे तुम लोग। डायमेंशन निकालना नहीं आता है तो क्या करेंगे फिर? मैं जल्दी अपलोड करूंगा डायमेंशन 11th वाले लेक्चर जब मैं अपलोड करूंगा वहां पे देख लेना। E A cos थीटा। किसी को वेक्टर्स में अगर डाउट है ना तो मेरे चैनल में वेक्टर्स बुक का वो लेसन्स देख सकता है, मैंने वेक्टर्स पढ़ाया है वहां। अभी बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा आज के बाद से, तो वो भी देख सकता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। फिर मैं बोला सर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ा दिया भाई, अब तुम YouTube में देखना, ये अच्छा चीज हो गया है। कुछ भी सर आपने नहीं पढ़ाया, जाओ YouTube में जाके देखो। फ्लक्स, अब इसका अगर मुझे ऐसा यूनिट चाहिए तो फील्ड को क्या लिखते थे? फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखते थे क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखोगे तो न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम एंड एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। cos थीटा रेशियो होता है, कोई यूनिट नहीं होता, तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। ठीक है, कोई पैरा नाम इसका है नहीं कि ऐसा कोई पैरा नाम से बोले इसको, मतलब किसी ने इसको इतना प्यार नहीं दिया। ये गॉस बोलते हैं शायद फ्लक्स का ऐसे गॉस होता है, अब मेरे को इतना याद नहीं है, इतना फर्क नहीं पड़ता, उसे अपने काम तो ऐसा ही सही करना है। अभी आज के लेक्चर में ना तुमको अलग-अलग अरेंजमेंट में फ्लक्स कैलकुलेट करना ही सिखाऊंगा कि किस तरह से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो। पहले एरिया वेक्टर मैं बता दूंगा, पहले इतना नोट करो। स्टार्ट करते हैं। एरिया वेक्टर का खेल देख लेते हैं। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर जितना बोल दूं याद कर लेना, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ्स वाले स्टूडेंट मैथ्स में सीखते हैं एरिया वेक्टर क्या है, वो मैथ्स में पढ़ेंगे डिटेल में। मेडिकल वालों के लिए जितना मैं बोल दूंगा वो सत्य वचन है, वो काम की बात है, उससे ज्यादा उनको नहीं जानना है। ठीक है, अच्छा, अब एरिया वेक्टर का मतलब क्या है? बेसिकली हमारे पास क्या होता है ना, दो तरह का एरिया होता है। हमारे पास दो तरह का एरिया है। एक एरिया है ओपन एरिया, खुला हुआ एरिया। एक एरिया है ओपन एरिया, खुला हुआ एरिया, और दूसरा एरिया अगर एक ओपन है तो दूसरा क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड एरिया। अब ओपन एरिया का एग्जांपल हो जाएगा वो जो टू डायमेंशनल डायग्राम्स आप पढ़ते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, एक्सेट्रा।
इस तरह के एरिया जो हम पढ़ते हैं उनको बोलते हैं ओपन एरिया। और क्लोज एरिया जैसे बंद सरफेस का एरिया, बंद सरफेस का जो कर्व सरफेस एरिया, जैसे कोन का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर CYLIND या सिलेंडर, स्फीयर, इस तरह के स्ट्रक्चर का जो एरिया होगा कर्व्ड एरिया, उसे क्या बोलते हैं, क्यूब भी आ सकता है यहाँ पे, क्यूब का भी सरफेस एरिया होता है। तो क्यूब, ये सब जो एरियाज होंगे उनको क्या बोलेंगे, क्लोज एरियाज। ठीक है, अब इनके मैग्नीट्यूड निकालने तुमको आते हैं भाई साहब, इनके मैग्नीट्यूड तुमको निकालने आते हैं। रेक्टेंगल एरिया तुमको निकालना आता है, स्क्वायर का आता है, सर्कल का आता है, कोन का आता है, सिलेंडर का आता है, स्फीयर का आता है, क्यूब का आता है। डायरेक्शन कैसा है, अब मैग्नीट्यूड तो आता है सर, आप बस डायरेक्शन बता दो, जैसे सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्शन से क्या करना, अगर तुम्हारे पास एक ओपन एरिया है, अगर कभी भी एक ओपन एरिया है और उसका तुमको डायरेक्शन बताना है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक ओपन एरिया मेरे पास है इस तरह का रेक्टेंगल, मान लो कि एक ओपन एरिया है, इस तरह का एक रेक्टेंगल मेरे पास ओपन एरिया है, मुझे इसका एक एरिया वेक्टर बताना है। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। कभी भी अगर एक ओपन डायग्राम का आपको एरिया वेक्टर बताना है, तो जो भी इसका प्लेन है, जैसे अगर ये रेक्टेंगल नहीं होगा सर्कल होगा, तब भी इसका एक प्लेन होता क्या, तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप क्या करना, इसका डायरेक्शन अज्यूम कर लेना। अब बोलोगे सर परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन में हो सकता है, अगर ये प्लेन है तो डायरेक्शन इधर भी हो सकता है और डायरेक्शन इधर भी हो सकता है। तुम दोनों में से किसी को भी मान लो डायरेक्शन गलत नहीं हो, तुम चाहो तो क्वेश्चन में इसको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मान लो, चाहे क्वेश्चन में इसको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मान लो, गलत नहीं होगा। लेकिन एक क्वेश्चन में कोई एक अजम्पशन नहीं लेना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में जब क्वेश्चन को सॉल्व करो स्टार्टिंग में तुमने एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये ले लिया, बाद में तुमने बोला कि नहीं अब मेरे को ये लेना है, तो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी चलेगी लेकिन पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम अगर ऐसा मान लो कि ये एरिया है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो पूरा क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं कर लिया तुमने, स्टार्ट करके फाइनल आंसर तक नहीं आ गया, तब तक तुमको क्या करना है, इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तुम अब एक फ्रीडम रख सकते हो, तुम ये अज्यूम कर लो डायरेक्शन या ये अज्यूम कर लो, लेकिन जिसको भी तुमने डायरेक्शन अज्यूम किया है वो थ्रू आउट द क्वेश्चन वही होना चाहिए। क्वेश्चन के बीच में आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरे पास रेक्टेंगुलर ये जो मेरे पास ओपन एरिया है, इसका डायरेक्शन ढूंढने के हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायग्राम। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायग्राम। जो भी डायग्राम बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर होगा, बट stick to the direction throughout the question। जब तक क्वेश्चन है तब तक ही वो आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि जीवन काल के आपने याद करके रख लिया है। क्वेश्चन है, कभी भी अगर आपने एक ओपन एरिया लिया, ओपन एरिया का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ओपन एरिया का डायरेक्शन बताने के आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायग्राम। जैसे अगर ये अगर मैं रेक्टेंगल मान रहा हूं तो इसका एरिया वेक्टर मैं प्लेन के बाहर भी ऐसे ले सकता हूं और प्लेन के अंदर भी ले सकता हूं। जैसे मैंने इससे पहले जब तुमको केसेस में सिखा रहा था तो मैंने बोला था इसका एरिया वेक्टर मैंने अंदर मान लिया है। मैंने एक बार अंदर इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ माना, मतलब थ्रू आउट द क्वेश्चन मैंने एरिया वेक्टर को अंदर ही रखा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं बाहर मानता तो थ्रू आउट द क्वेश्चन में एरिया वेक्टर को बाहर रखा, हाँ या ना। तो दो तरह का एरिया है, उसमें ओपन एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ओपन एरिया का डायरेक्शन क्या क्या कर दोगे, सिंपली जो भी प्लेन है एरिया का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकाल दो। बस याद क्या रखना है, थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको मेंटेन रखना है। अब क्लोज एरिया में डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो क्लोज एरिया में हमेशा याद रखना आउटवर्ड नॉर्मल। इसमें हमेशा याद रखेंगे डायरेक्शन कैसे निकालना है, आउटवर्ड नॉर्मल। जैसे मैं बोलूं कि मान लो मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास इस तरह से एक क्यूब है और मुझे क्या करना है, इस क्यूब के अलग अलग साइड्स का, इतना बुरा कैसे बनाएंगे, क्यूब तो देख नहीं रहे। मान लो एक ऐसा क्यूब है, ये ज्वाइन किया,
ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ठीक है। और मुझे क्या करना है अभी, क्या ये क्लोज डायग्राम है ना, बंद डायग्राम क्लोज डायग्राम। मान लो ये जो बॉटम वाला फेस है, ये जो बॉटम वाला फेस है, इस बॉटम वाले फेस का मुझे एरिया वेक्टर दिखाना है, तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये नहीं बोलेंगे कि सर अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, नहीं। इसमें आपको क्या करना है, एरिया वेक्टर हमेशा जब भी आप ड्रॉ करोगे तो बाहर की तरफ जो नॉर्मल निकलेगा ना वो तुम्हारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब ये ए कैप का डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मान लो उसी तरह अगर मुझे इसके लिए बनाना होता, ये साइड वाले के लिए अगर मुझे एरिया वेक्टर बनाना होता तो आउटवर्ड नॉर्मल ए कैप, हाँ या ना, डायग्राम समझ में आ रहा है क्या। अगर बंद डायग्राम है तो बंद डायग्राम में जो आउटवर्ड नॉर्मल निकलेगा, बाहर की तरफ जो नॉर्मल निकलेगा वो तुम्हारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर ओपन डायग्राम है तो तुम फ्री हो कहीं पे भी लेने के लिए। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास जो डायग्राम है वो स्फीयर के शेप का है, ये जो डायग्राम है वो क्या है, वो स्फीयर के शेप का है। अब ये जो स्फीयर है, जैसे हमारी जो धरती है वो बड़ी सी स्फीयर है। अब ये बड़ी सी स्फीयर में एक छोटा सा एरिया, जो तुम्हारा रूम है वो प्लेन दिख रहा होगा क्या तुमको, वो रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ ऐसा दिख रहा होगा क्या। मतलब इसको अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, इसके सरफेस में छोटे छोटे हमारे पास स्क्वायर प्लेट्स होंगे या छोटे छोटे रेक्टेंगुलर प्लेट्स होंगे। अब अगर तुमको इस रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया वेक्टर लिखना है तो इसके एरिया के परपेंडिकुलर लेकिन बाहर की डायरेक्शन, तो ए क्या, एरिया के परपेंडिकुलर लेकिन बाहर की डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है क्या। तो हमें जब भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मेंशन करना है तो याद रख लेना कि दो तरह का एरिया है। पहला जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर कैसे करना है, ओपन एरिया अगर है तो एरिया वेक्टर जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर, और दूसरा याद क्या रखेंगे, अगर क्लोज एरिया है तो प्लेन के परपेंडिकुलर तो रहेगा, जो जिस भी साइड का एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर तो रहेगा, साथ ही वो आउटवर्ड नॉर्मल ही हमेशा होना चाहिए। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा एरिया वेक्टर में, इससे ज्यादा कहानी आपको नहीं जाननी। एक कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद हो ना, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैंने जब तुमको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था ना वेक्टर्स का, ये ना गाड़ी वालों ने शीशा तोड़ दिया उनका और डरते हैं बैठे। अगर तुमको क्रॉस प्रोडक्ट याद हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जब मैंने पढ़ाया था ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन था एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। मैंने पैरेललोग्राम का तुमको एरिया निकालना सिखाया था, याद है क्या। देखते हैं कैसा। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास इस तरह से एक पैरेललोग्राम है, मान लो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और दिस एंगल इज थीटा, ये जो एंगल है वो थीटा है। अब मुझे क्या करना है, इस एरिया का पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेलल जीएम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट लिखते हैं क्या। अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो बेस इनटू हाइट लिखते हैं। देखो बेस क्या है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसका बेस हो गया, तो बेस के प्लेस मैंने ए लिख दिया। और हाइट जो है वो ये वाली पूरी हाइट है क्या। आज मेरे पास मार्कर की कमी है तो कलर वाले मार्कर्स मैंने घर में छोड़ दिए हैं, तो टुडे आई कैन नॉट प्ले कलर, व्हिच कलर डू यू वांट टू सी। पता नहीं मैंने रेड मार्कर किसका चोरी किया है, अब वो आएंगे उसमें भी ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि कौन है मेरा मार्कर चोरी किया है जिसने। मान लो ये जो एंगल है, ये मैंने क्या किया, बेस पे परपेंडिकुलर बना लिया। अब ध्यान से देखना, अगर ये थीटा तो ये थीटा, अगर ये बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड बी। ये ट्रायंगल को यूज करके मैं इसका लेंथ बी sin थीटा का लिख सकता हूं क्या। अगर मैं वो ट्रायंगल यूज कर दूं तो उसका जो लेंथ है वो जो मैंने रेड से बनाया है वो b sin थीटा हो जाएगा। तो हाइट के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, हाइट के प्लेस में b sin थीटा लिखा जा सकता है। अब a b sin थीटा कहीं तो देखा है सर जी, a b sin थीटा कहीं तो देखा है, वो एक्चुअल में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है क्या। एक्चुअल में ए बी साइन थीटा जो है वो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर या b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब कभी भी अगर मुझे एक पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना होता है तो मैं सिंपली क्या कर लूंगा, इस a वेक्टर और b वेक्टर का जो क्रॉस होगा उसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लूंगा तो मुझे उसका एरिया मिल जाएगा क्या। ये मैंने एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में तुमको सिखाया था, बात समझ में आ रहा है। अब ये क्यों बता रहे हो सर, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मान लो मेरे पास ऐसा गिवन है,
मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ई वेक्टर, वो ऐसा गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह का गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप। 2i कैप माइनस 3j कैप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्या बोल रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने को बता दिए गए। यहाँ पे ये 0,0 है, ये मान लो ये 2, कितना ले लोगे 2 नहीं, ये 0,5 ले लो, और ये क्या हो जाएगा, ये ले लो 2,4, एंड सपोज दिस एंगल इज 37 डिग्री, ये 5 ही रखने दो, ठीक है। अब ये पूछा गया है फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया। ये जो एरिया है, इस एरिया में कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, ये हमसे पूछा गया है। इसका एक k कंपोनेंट ही ले लेते हैं, 4k का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं ना 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये एरिया वेक्टर ऐसा गिवन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने एरिया वेक्टर का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से बताया है। मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो xy प्लेन में रखा है क्या, हाँ या ना। मान लो मुझे क्वेश्चन को टफ करना होता तो मैं क्या कर देता, मैं ऐसे z कंपोनेंट्स भी जोड़ देता। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये जो एरिया है, अब ये जो एरिया है वो स्पेस में कहीं पे रखा हुआ है। अब यहां पर तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो एरिया है ना भाई साहब, इस एरिया में से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता। अब हम क्या जानते हैं, फ्लक्स कैसे निकालेंगे सर? फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है E वेक्टर डॉट K वेक्टर। क्वेश्चन में E वेक्टर तो दे रखा है, क्वेश्चन में E वेक्टर तो दे रखा है। इसी तरह से अगर एरिया वेक्टर मुझे मिल जाए, एरिया वेक्टर अगर मुझे किसी तरह से मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या। अब मैं एरिया वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखना। ये सब एरिया वेक्टर के लिए क्या करते हैं, कभी भी अगर आपको एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है, इसको मान लो A वेक्टर, या इसको मान लो P वेक्टर, और इधर मान लो Q वेक्टर। अगर मैं P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर फाइंड आउट कर लूं, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर फाइंड आउट कर लूं, तो वो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा क्या, हाँ या ना। जैसे P वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा था क्या। तो अगर मुझे एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है यहाँ पर फ्रॉम द डायग्राम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रॉम द डायग्राम एरिया वेक्टर जो होगा, ये एरिया है, एरिया रिया रिया आजकल बहुत फेमस चल रही है रिया चक्रवर्ती। मतलब कोई ट्रायल हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, लोगों ने उसको बदनाम कर दिया है। इतनी प्यारी दिखती है बेचारी, मर्डर कर सकती है, हमको लगता है गलत हो रहा है बेचारी के साथ। उसका एक मूवी है, कौन सा नाम था, जलेबी, एंड द सॉन्ग वाज पल। शानदार गाना है, ठीक है। पता नहीं, लेकिन अगर मर्डर कर दे बेचारे ने तो बहुत बुरा लगेगा। मतलब सीरियसली आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड। कैसे कोई किसी का मर्डर कर सकता है, फिर भी। लेकिन मतलब लोग कितने हिपोक्रेट होते हैं। वो दिल बेचारे का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो क्या बुरे बुरे उसमें कमेंट आ रहे थे, ट्रेलर या टीजर जब हुआ था तो। अब उसकी जो मूवी है वो ट्रेंडिंग चल रही है, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मूवी इतनी भी अच्छी नहीं है, इससे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज उसकी आ चुकी थी। मतलब ये लोग नेपोटिज्म और क्या क्या कहानियां बता रहे हैं ना लोग, ठीक है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सोन चुरैया वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। कितनों ने देखी है, तुम लोगों ने नहीं देखी होगी, तुम लोगों ने देखी होगी वो सड़ी सी ABCD, और वो ABCD 2 3 4 5 वो सब ढंग की मूवी हम खुद नहीं देखते हैं, फिर बोलते हैं कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो अच्छी मूवी देखा करो। MSG कितनों ने देखी, और MSG अगर लोगों ने देखी भी ना तो वो बस इसलिए देखी थी क्योंकि वो धोनी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। अगर किसी और कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड हो तो शायद वो भी नहीं देखते।
हाँ उसकी भी कुछ सड़ी मूवी है, काइपोचे की तुमने देखी है, काइपोचे बहुत ही सही मूवी है। काइपोचे का एक सॉन्ग है वो सुनना, अमित त्रिवेदी का लिरिक्स है, शानदार सॉन्ग, उसके जो लिरिक्स है वो फील कर सकते हो तुम। सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का बाजा, वो सुनना। तब क्या करना, दूसरे पे ब्लेम डालना। अच्छी मूवी हम खुद नहीं देखते, फिर दूसरों पे ब्लेम डाल के ये हो गया वो हो गया, क्या बोलता है। हाँ, अब जब भी एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है तो क्या कर देंगे, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। अब पी वेक्टर देखो कैसे ढूंढना है, यहां से यहां तक पी वेक्टर है अगर, तो पी वेक्टर कैसे लिखते हैं, जहां पर पहुंचना होता है उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस जहां से मैंने स्टार्ट किया है, तो 0 पे पहुंच रहे हैं और 0 से ही स्टार्ट किया है, तो आई कैप का टर्म तो नहीं लिखेंगे। जे कैप का टर्म कैसे लिखेंगे, 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये पी वेक्टर हो गया, ठीक है। फिर क्यू वेक्टर, अगर मुझे क्यू वेक्टर लिखना है तो क्यू वेक्टर को क्या लिखेंगे, 2 माइनस 0 आई कैप, क्यू वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप। अब मेरे पास पी वेक्टर भी आ गया, मेरे पास क्यू वेक्टर भी आ गया। जब भी एक पैरेललोग्राम का या कोई भी गिवन 2 डायमेंशनल का अगर तुमको एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है ना, तो तुम इस तरह से क्या कर देना, p क्रॉस a या जो भी साइड को मान लो, इस वाले साइड और इस वाले साइड का क्रॉस कर देना। अब जब इनके साइड्स का क्रॉस कर दोगे तो जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब एक बार यहां से इन दोनों का मैं क्रॉस कर सकता हूं क्या, इन दोनों का क्रॉस कर लोगे तो एरिया वेक्टर मिल जाएगा। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि आपने ये फाइंड आउट किया, ये पूरा मैं सॉल्व नहीं करने वाला, एरिया वेक्टर को यहां पे क्या लिखेंगे, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे, दो वेक्टर का क्रॉस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहां से एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगा। वो वेक्टर क्वांटिटी जब आप वहां पे पुट करोगे तो e वेक्टर डॉट a वेक्टर सिंपलीफाई करने पर तुमको फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा क्या, हां या ना। तो जब भी एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना हो, जब भी एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो क्या कर देना, जो भी एडजेसेंट साइड्स हैं उनका वेक्टर बना के उनका क्रॉस कर देना। ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कुछ बेसिक डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे जो धीरे धीरे समझ में आएगा अपने को। ये टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, टाइप 1 क्वेश्चन जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी में है और अपने को एरिया वेक्टर के साथ डॉट करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर को लिखना पड़ेगा एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जब भी एरिया वेक्टर को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लिखना है तो क्या कर देना, मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसका डायरेक्शन एसोसिएट कर देना। अच्छा, मान लो मैं बोलूं क्वेश्चन ऐसा है, एक डिस्क है ऐसा, ठीक है, वर्टिकली रखा हुआ है डिस्क, इस तरह से रखा हुआ है और फील्ड इसको ऐसे क्रॉस करके जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। ये बोला गया इसका एरिया इज कैपिटल ए और यहाँ पर फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ई नॉट है और फील्ड जो है वो उसको 37 डिग्री के एंगल पे क्या कर रहा है, क्रॉस करने वाला है। फील्ड जो है वो उसको 37 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करने वाला है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द डिस्क, फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड, find the flux associated with the disk। ये जो डिस्क है उसमें से जो फ्लक्स लिंक होगा वो अपने को जानना है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फ्लक्स को E वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख लो या मैं इस फ्लक्स को E A cos थीटा भी लिख सकता हूं क्या। अब ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो सर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है, जो इसका एरिया है, एरिया वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड पता है और एंगल भी पता है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से देखना है, अपने को एंगल किसके बीच में फाइंड करना होता है, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में। अगर ये एंगल 37 है, एरिया वेक्टर को मैं ऐसे नॉर्मली मानूंगा अगर, तो एरिया वेक्टर जो नॉर्मली जाएगा इस तरह से एक आपका डायरेक्शन होगा क्या, तुम अगर नीचे भी मानोगे ना तो बस वो माइनस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा। मैं दोनों करके बता दूंगा तुम्हें अभी। अब यहाँ पे देखो ये जो ए कैप है, ए कैप का डायरेक्शन ऊपर की तरफ और ये जो ई नॉट है, ये जो फील्ड है वो इस तरफ, तो ई नॉट और एरिया वेक्टर इनके बीच में एंगल 53 डिग्री का बन रहा है क्या। अगर इनके बीच में एंगल 53 डिग्री का बन रहा है तो जो फ्लक्स का वैल्यू होगा,
फ्लक्स का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू था ई नॉट, एरिया के प्लेस में ए रख दो, और cos ऑफ 53 अगर आप फ्लक्स का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू ए cos ऑफ 53। cos 53 का वैल्यू कितना होता है, cos 53 का वैल्यू अगर आप सोचोगे तो 53 cos 53 का वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 ये मेरे पास फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा। मान लो बोलोगे सर कि मैंने अगर एरिया वेक्टर नीचे माना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे मान दो। अगर एरिया वेक्टर इधर माना होगा मैंने, मान लो ये ए कैप, अब अगर एरिया वेक्टर ये हो गया तो इनके बीच में एंगल कितना है, ये इधर ई नॉट, ये 90 प्लस 37, ये पूरा जो एंगल है वो 90 प्लस 37 बन रहा है। तो अगर मुझे फ्लक्स लिखना होता तो मैं फ्लक्स क्या लिखता, ये मान लो ये A1 है और ये A2 है, तो फ्लक्स को मैं क्या लिखता, EA cos ऑफ ये 90 प्लस 37 बन रहा है क्या एंगल, 90 cos ऑफ 90 प्लस 37, ये जो एंगल था ये कितना आ रहा है, ये 90 और ये एंगल 37, सही लिखा है मैंने, ये हो जाएगा E नॉट cos ऑफ 90 प्लस थीटा। अगर 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और अगर ये 90 है तो cos क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 37। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ ई नॉट इंटू ए, sin 37 का वैल्यू वापस से क्या है, 3/5। बात समझ में आ रहा है। तो अगर तुम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो बस प्लस माइनस का चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने तुमको क्या कर दिया, फ्लक्स के कैलकुलेशन में दो तरह का क्वेश्चन कराया है मैंने तुमको। पहला क्वेश्चन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी लिख लो, एरिया वेक्टर एज अ वेक्टर क्वांटिटी लिख लो। अब एरिया वेक्टर एज अ वेक्टर क्वांटिटी कैसे लिखेंगे, तो जब भी तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स को यूज करके आप वेक्टर बना सकते हो। अगर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो उसमें क्या कर देना, दोनों एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर बना के उसको क्रॉस कर देना, तो वहां पे तुमको एरिया वेक्टर मिल जाएगा। एक बार एरिया वेक्टर मिल गया तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर सिंपलीफाई कर देना, सॉल्व करने से जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन आंसर तुमको टाइप का बता दिया है। अब ये सॉल्व करके क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि बिल्कुल पुराना जैसा कैलकुलेशन है जो डॉट प्रोडक्ट में करना सीखा था। मैं दोबारा से तुमको डॉट प्रोडक्ट करना और क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं सिखा सकता। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड के साथ गिवन होंगे, और साथ ही में इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो भी फाइंड आउट किया जा सकता हो। अगर तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, EA cos थीटा, हाँ या ना। अब इसको मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूं, आप क्या करना नोट कर लेना, फिर आगे देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आप स्क्रीन पॉज करके क्या करना है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, a point charge q is placed at the corner of a square, find the flux through the surface। एक स्क्वायर है ऐसा, एक स्क्वायर लाना है ऐसा, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया है, इसके एक कॉर्नर पर q चार्ज मैंने रख दिया है। ठीक है, इसके एक कॉर्नर पर q चार्ज मैंने रख दिया है, और मुझसे ये बोला गया है कि इस एरिया में से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये बताना है। फ्लक्स लिंक होगा मतलब कितने फील्ड लाइंस इसमें क्रॉस करेंगे, ये समझो यहाँ पर। और इसके कॉर्नर पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज है। अब चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे, ध्यान से देखना, चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलते हैं वो सब डायरेक्शन निकलते हैं क्या, इधर निकलेंगे, इधर निकलेंगे, इधर निकलेंगे, इधर निकलेंगे। मान लो ये चार्ज है, तो चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, हर डायरेक्शन में जाएंगे। कभी इस एरिया को क्रॉस कर पाएंगे क्या, खुद से बोलो। जो भी चार्जेस से फील्ड लाइंस निकलेंगे, जैसे यहाँ पे जो फील्ड लाइंस निकलेंगे वो इधर चले जाएंगे, फिर यहाँ पे जो फील्ड लाइंस, यहाँ इधर जो फील्ड लाइंस निकले पीछे चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, दाएं चले जाएंगे, बाएं चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, मर जाएंगे। कभी इसको क्रॉस कर पाएंगे क्या? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये स्क्वायर प्लेट है और इसके एक कॉर्नर पे मैंने चार्ज ला के रख दिया, तो जितने भी फील्ड लाइंस होंगे वो इसके या तो पैरेलल हो सकते हैं या इसके परपेंडिकुलर हो सकते हैं। कभी भी इसको क्रॉस कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं क्रॉस कर पाएंगे? क्योंकि आप खुद से इमेजिन करो, फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में निकाल के देख लो, हर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकाल के देख लो, कभी भी इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएंगे।
अगर वो एरिया को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे तो फिर फ्लक्स कहां से बनेगा? मतलब क्वेश्चन ए का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ए का आंसर होना चाहिए 0। अब कैसे समझ में आया 0 होना चाहिए? क्योंकि हमने क्या देखा, जो फ्री लाइंस निकल रहे हैं ऐसे निकले होंगे, ऐसे निकले होंगे, इस सरफेस के पैरेलल आ गए होंगे, ऐसे चले गए होंगे, फाई डायरेक्शन में गए होंगे, लेकिन कोई भी फ्री लाइंस हमारे गिवन एरिया को क्रॉस नहीं। ऐसा लिख लेते हैं, कोई भी फील्ड लाइन गिवन एरिया को क्रॉस नहीं करने वाला, इसका मतलब फ्लक्स through the square plate will be 0. Flux through the square plate will be 0. ये पहला आंसर। चलिए बहुत ही आसान था। देखो जितना फ्री लाइंस क्रॉस करेगा तब जाके फ्लक्स बनेगा ना। अगर फ्री लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा तो फ्लक्स कैसे बन रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए ना वो एरिया का साइड बाय देना स्टार्ट कर देते तुमको। एरिया का साइड दे देंगे, बोलेंगे बताओ भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीन पॉज करना और स्क्रीन पॉज करने के बाद इसको नोट कर लेना। पहला कंसेप्ट हमने क्या देखा कि अगर कभी भी स्क्वायर के कॉर्नर पर, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, डिस्क ले लो, कुछ भी ले लो, अगर तुमने ट्रायंगल ले लो, उसके कॉर्नर पर कोई चार्ज को रखा है तो फ्लक्स एसोसिएटेड उस एरिया से कितना हो जाएगा? फ्लक्स एसोसिएटेड क्या होगा? 0 होगा। ये चाहो तो एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नोट होता है। इंपॉर्टेंट नोट क्या होता है ये याद रख लेना। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is always 0। ठीक है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is always 0। मतलब इसमें भी केसेस है बहुत सारे, तो धीरे धीरे देखेंगे अपन क्या क्या केसेस है। अभी ये इतना मान लो कि अगर एक क्लोज सरफेस है तो उसके कारण फ्लक्स क्या है? 0। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैंने फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये जो कर्व्ड सरफेस है ना हेमिस्फीयर का, ये जो कैप के जैसा जो एरिया बन रहा है, इसमें से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। और कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर मेरे पास एक एरिया ये डिस्क का एरिया है और एक एरिया ये कैप वाला एरिया होगा। अगर मैं ये डायग्राम को देखूं तो मेरे पास क्या है, एक इस तरह का डिस्क वाला एरिया है, ये डिस्क वाला एरिया है, और एक ऐसे कर्व्ड एरिया है। यही दो एरिया को मिला के ये बना हुआ है क्या? अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जितने फ्री लाइंस यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, जितने फ्री लाइंस यहाँ पर एंटर कर रहे थे उतने फ्री लाइंस बाहर भी जा रहे हैं। अगर जितने फ्री लाइंस एंटर करेंगे उतने ही फ्री लाइंस बाहर चले जाएंगे ना, तो जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो 0 हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है ये स्टेटमेंट लिख लो। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिख लेंगे? इफ नंबर ऑफ फ्री लाइंस एंटरिंग, इफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग अ क्लोज्ड एरिया, सिर्फ ये क्लोज्ड एरिया की बात कर रहे हैं। If number of free lines entering a closed area is same as the number of free lines, as the number of field lines leaving out, number of free lines leaving out, then the flux through the closed area, flux through the closed area is 0। net flux की बारे में बात करें, then the net flux through the closed area is 0। मतलब एक क्लोज एरिया, ऐसा ओपन एरिया में नहीं है। ओपन एरिया में फील्ड आया क्रॉस किया, इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे सर जितना फील्ड आया उतना तो बाहर नहीं चला गया तो इसका फ्लक्स 0 हो गया क्या? नहीं, ओपन एरिया में ऐसा नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये क्लोज एरिया में ऐसा बोल रहे हैं। क्लोज एरिया मतलब क्या है? मान लो एक स्फीयर ले लो, ऐसा स्फीयर ले लो, ये क्लोज है।
अब जितने फ्री लाइंस आए उतने ही बाहर चले गए, जितने फ्री लाइंस उतने ही बाहर चले गए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो जीरो हो जाएगा। ये बात याद रखना है। अगर एक ओपन एरिया है, ओपन एरिया में क्या बोलते हैं, कितने फ्री लाइंस क्रॉस कर गए वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स एसोसिएटेड हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोज एरिया है तो क्लोज एरिया में ये याद रखना, जितना नंबर ऑफ फ्री लाइंस आया अगर उतना ही बाहर चला गया तो फ्लक्स एसोसिएटेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात आपको क्या करनी है, याद रख लेनी है। अच्छा ये नोट लिख लेना, नोट लिखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसको मैंने दो एरिया में तोड़ रखा है, एक मैंने डिस्क के एरिया में तोड़ दिया और ये जो कैप है कैप के एरिया में तोड़ दिया। अब हमने ये देखा कि ये पूरा एक क्लोज डायग्राम है ना, नेट फ्लक्स फाई नेट जो होगा वो जीरो होगा क्या, इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें से जो लिंक्ड नेट फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। अच्छा फाई नेट को क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन करना होता है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं, कोई डायरेक्शन का खेल तो खेलना नहीं होता। तो नेट फ्लक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, फ्लक्स थ्रू डिस्क प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ऐसा लिखा जा सकता है क्या। अगर मुझे नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, फ्लक्स थ्रू वो जो डिस्क एरिया है प्लस फ्लक्स थ्रू दिस कर्व सरफेस, इसको ऐड करने पर मैं इसको जीरो से इक्वेट कर सकता हूं। इसका मतलब ये हो जाएगा जो डिस्क के थ्रू का फ्लक्स होगा वो माइनस हो जाएगा फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस के। अब सर आपने ये क्यों बनाया, क्योंकि वो जो डिस्क है ना, वो जो डिस्क है, सिर्फ अगर डिस्क को देखोगे, सिर्फ डिस्क को देखो, अभी वो एक ओपन एरिया है क्या, ओपन एरिया है जिसमें फ्लक्स कैलकुलेट करने का क्वेश्चन हमने एक या क्वेश्चन देखा था हमने। मान लो मैं बोलूं कि मुझे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मुझे क्या कैलकुलेट करना था, ये जो कर्व सरफेस है उसमें से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है ये मुझे कैलकुलेट करना है। अगर मैं फ्लक्स थ्रू डिस्क कैलकुलेट कर लूं और से माइनस लगा दूं तो कर्व एरिया के कारण जो फ्लक्स होगा वो मिल जाएगा क्या। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फ्लक्स थ्रू डिस्क, सिर्फ डिस्क एक ओपन एरिया है क्या, ओपन एरिया में फ्लक्स क्या होता है, E into A cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्या, नहीं गिवन है, E नॉट मान लो, ये जो फ्री लाइंस थे वो E नॉट है, फ्री लाइंस अगर E नॉट के हैं, डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर, और जो डिस्क है और जो एरिया वेक्टर है, अगर ये डिस्क है ऐसा, इसका एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ मानेंगे क्या, जो डिस्क है डिस्क का एरिया वेक्टर, ये पूरा डायग्राम तो एक क्लोज डायग्राम है ना, तो डिस्क का जो एरिया वेक्टर वो बाहर की तरफ है, ए कैप बाहर की तरफ, ई नॉट अंदर की तरफ, तो ए कैप और ए नॉट के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है क्या, इसे बाकी ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है देख तो दोबारा से लेक्चर देखना। ए कैप एरिया वेक्टर, सिंस ये क्लोज डायग्राम है तो जो भी एरिया वेक्टर है वो हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड दिखाते हैं क्या, अगर नॉर्मली आउटवर्ड दिखाओगे तो इसमें ए कैप इस तरफ और ई नॉट इस डायरेक्शन में, तो ए कैप और ई नॉट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। अगर एंगल 180 डिग्री है तो यहां पे लिख देंगे cos ऑफ 180, cos ऑफ 180 -1 होता है, तो फ्लक्स थ्रू द डिस्क के कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो आ जाएगा E नॉट टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन अगर यूज कर लिया जाए तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ये तो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस जो होगा वो माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू डिस्क लिख देते हैं। अब ये माइनस और इसका वैल्यू मिला के प्लस में E नॉट पाई आर स्क्वायर आ जाएगा क्या, तो ये आंसर है। समझ में आया क्या। अब ये कंसेप्ट अगर जिसको याद होगा वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। अच्छा सेम क्वेश्चन, ये समझ में आया क्या, पहला मेथड, मैंने पहला मेथड क्या बताया, देखो तुमको दो पॉइंट मैंने अभी भी सिखाया तुमको। पहला पॉइंट क्या है, पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने तुमको ये बताया कि अगर कोई फ्री लाइन क्रॉस नहीं करता है मतलब फ्लक्स भी जनरेट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन से तुमको मैंने ये बताने की कोशिश की। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस में जितने फ्री लाइंस एंटर करते हैं अगर उतने ही बाहर निकल के चले गए, इसका मतलब जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा पूरा क्लोज्ड सरफेस से वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर पूरे क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्क के कारण जो फ्लक्स होता और कर्व्ड सरफेस के कारण जो फ्लक्स होता उसका सम क्या होता है, जीरो होता।
अब ये तभी जीरो हो सकता है जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, फ्लक्स थ्रू डिस्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स थ्रू डिस्क कैलकुलेट करना आसान है। क्यों आसान है भाई साहब, क्योंकि डिस्क जो है वो एक प्लेनर डायग्राम है और एक ओपन एरिया अगर डिस्क है तो उसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। E into a cos थीटा का फॉर्मूला यूज करके हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने फॉर्मूला E into a cos थीटा का यूज किया, मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो E नॉट है, E नॉट सब्स्टिट्यूट किया, जो डिस्क के एरिया का मैग्नीट्यूड है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और a का बाहर की तरफ E नॉट अंदर की तरफ, E नॉट और a कैप के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो फ्लक्स लिंक जो डिस्क के कारण हो रहा था वो माइनस ऑफ E नॉट टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर है। कर्व एरिया के कारण अगर आप फ्लक्स लिखोगे तो माइनस ऑफ डिस्क लिख देना, सॉल्व करने में क्या हो जाएगा E नॉट टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है। पहला तरीका समझ में आया क्या? पहला तरीका कंसेप्चुअल है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व एक और तरीके से कर सकते हो जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन एरिया का तरीका। अब प्रोजेक्शन एरिया ना मैंने तुमको सिखाया था जब मैंने तुमको फ्लूइड से पढ़ाया था। प्रोजेक्शन एरिया मैंने तुमको बताया था जब मैंने तुमको फ्लूइड सिखाया था। या देखो कुछ डायग्राम का प्रोजेक्शन एरिया आप तुम याद कर सकते हो जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस में आते जाएंगे। जैसे अगर ये डायग्राम है इस तरह से, अब अगर तुम इसका प्रोजेक्शन एरिया देखोगे ना, ये कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन एरिया देखोगे तो ये डिस्क की बनेगा क्या? प्रोजेक्शन एरिया का मतलब होता है तुम अगर टॉर्च डालो, ऐसे टॉर्च डालो तो कितना पार्ट, मतलब कितना जो इसका पार्ट होगा जहां पे शैडो बनेगा वो क्या होता है, इसका प्रोजेक्शन एरिया होता है। प्रोजेक्शन एरिया मैंने तुमको निकालना फ्लूइड वाले लेक्चर में सिखाया था जब कर्व एरिया के कारण प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे मैंने बताया था। तो अगर ये इसका अगर मैं प्रोजेक्शन एरिया देखूं, ये कर्व सरफेस का, ये कर्व सरफेस है और कर्व सरफेस का ये क्या है, ये जो डिस्क होगा ये कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन एरिया है। अब प्रोजेक्शन एरिया का भी मेथड काम में आता है। फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, कभी भी कर्व रीजन के अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फील्ड इनटू प्रोजेक्शन एरिया, फील्ड इनटू प्रोजेक्शन एरिया मल्टीप्लाई कर देना, फ्लक्स आ जाएगा। तो फील्ड कितना है E नॉट, प्रोजेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर है क्या, मल्टीप्लाई कर दोगे तो E नॉट टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर ये समझ में आया ना तो बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं इसलिए मैं स्क्रीन पॉज नहीं कर रहा, बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो एक कोन है जो ऐसे यूनिफॉर्म थ्री लाइंस में रख देंगे और उसमें से क्या करना होगा, फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। मैं डायग्राम बना देता हूं, कोशिश करना सॉल्व करने का। देखो ये जो पार्ट है ना, जो अभी कंसेप्चुअल पार्ट है, इसमें तुमको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। नो मैकेनिक्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर तुमको मैकेनिक्स भी नहीं आता, तुम्हारी आईक्यू भी एकदम जीरो है, तो तुम फिजिक्स थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपको। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं, एक कोन है ऐसा, इसका रेडियस है r और इसका हाइट है h, फी लाइंस ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म फी लाइंस ऐसे आ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। स्क्रीन पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 मिनट के स्क्रीन पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं व्हाइट बोर्ड रब कर लेता हूं, या अगर खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो ये देख लो कि व्हाइट बोर्ड कैसे रब किया जाता है। कहीं पे नौकरी नहीं लगी तो पूछा तो मारने जाओगे ना, कहीं पे कुछ तो काम करोगे ना जीवन काल के लिए। या घर वाले ही पूछा लगवाएंगे तुमसे, तुम्हारे अपने घर वाले तनख्वाह दिया करेंगे तुमको, तनख्वाह दिया करेंगे, तुमको बोलेंगे कि अच्छे से पोछा नहीं मारा तुमने इस बार तुम्हारे तनखे से पैसे काटे जाएंगे भाई साहब। अभी देखिए, अगर मुझे फ्लक्स लिखना है तो प्रोजेक्शन एरिया वाला मेथड यूज करते हैं। प्रोजेक्शन एरिया वाला मेथड अगर आप यूज करोगे ना
तो देखो इसमें जो प्रोजेक्टेड एरिया दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, ट्रायंगल के शेप का। ये प्रोजेक्टेड एरिया तुमको दिखेगा। अब ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है, इसका ये कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, मतलब इसका जो बेस है वो 2r हो गया, और इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है वो h हो गया। तुम अगर कोन है अगर उसमें टॉर्च मारोगे ना, तो जो कोन जो ट्रायंगल है, बीच में जो ट्रायंगल बनेगा उतना शैडो कवर अप हो जाएगा। या तुम इसका प्रोजेक्टेड एरिया याद रख सकते हो कि अगर एक कोन है तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया इस तरह से मिलेगा, ये E0 मान लो। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स होता है फील्ड E टाइम्स ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया। जब भी कर्व सरफेस के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। cos थीटा इधर तो आएगा नहीं क्योंकि वो नॉर्मली क्रॉस करेगा, ऐसे नॉर्मली क्रॉस करेगा तो cos थीटा वगैरह तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे E के प्लेस में लिख दो E0, और प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका बेस है 2 टाइम्स ऑफ r का, और इसका हाइट है h। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ 2 टाइम्स ऑफ r into h। 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, E0 टाइम्स ऑफ r into h। ठीक है, E0 टाइम्स ऑफ r into h। इसको नोट करेंगे। इसमें और कोई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या, मैं देखता हूँ और कोई मेथड अगर